दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है 12वीं कक्षा के इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 का अध्याय 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर पर आधारित महत्वपूर्ण नोट्स। इसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को एक जगह कवर करेंगे जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस अध्याय में हम एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, हम्पी और उसके शासक तथा शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो विजय का शहर यानी एक शहर या साम्राज्य, ये विजयनगर का अर्थ है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ विजय का नगर यानी जीत का शहर होता है। विजयनगर दक्षिण भारत में फैला एक विशाल हिंदू साम्राज्य था और ये 1336 से 1565 तक अस्तित्व में रहा। विजयनगर की राजधानी का नाम हम्पी था, इसलिए इसे हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की या विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1336 में दो भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। परंपरा और अभिलेखी साक्ष्य के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में की गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का को दिल्ली सल्तनत के उस समय के सुल्तान द्वारा दक्षिण भारत के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था। जीत के बाद हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे और इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर ये उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। विजयनगर को 1565 में आक्रमण कर लूटा गया। धीरे धीरे 17वीं-18वीं शताब्दियों तक ये शहर पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। फिर भी कृष्णा, तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों में इसकी स्मृति शेष रही। उन्होंने इस शहर को हम्पी के नाम से याद रखा और इस नाम का प्रचलन यहाँ की स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी के नाम पर हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग धार्मिक परंपराओं के मानने वाले लोग रहते थे। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति क्या रही? तो आप जानते हैं कि ये क्षेत्र कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। इसके पड़ोसी राज्यों में विजयनगर के उत्तर में दक्कन के सुल्तानों का शासन था। इन शासकों को अश्वपति कहा जाता था क्योंकि इनके पास बड़ी संख्या में घोड़े थे। इसके उत्तरी पूर्वी हिस्से यानी वर्तमान के ओडिशा वाले क्षेत्र में गजपति शासक शासन किया करते थे। इन्हें गजपति कहा जाता था क्योंकि इनके पास बहुत सारे हाथी हुआ करते थे। इन सभी शासकों के साथ विजयनगर का संघर्ष चलता रहता था और ये संघर्ष उपजाऊ नदी घाटी और विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार करने के लिए होता था। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जानिए कि विजयनगर साम्राज्य या हम्पी की खोज किसके द्वारा की गई। हम्पी के भग्नावशेष खंडहर 1800 ईस्वी में कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा खोजे गए थे। कर्नल कोलिन मैकेंजी एक इतिहासकार और मानचित्रकार थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। विजयनगर के बारे में और अधिक जानने के लिए उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थलों के पुरोहितों से बातचीत की और उनकी स्मृति या यादों के आधार पर जानकारी इकट्ठा की। इन सब जानकारियों के आधार पर कर्नल मैकेंजी ने क्षेत्र का पहला सर्वेक्षण मानचित्र बनाया। 1826 में अभिलेखकर्ताओं ने इस क्षेत्र के कई मंदिरों से अनेक अभिलेख इकट्ठा किए और 1856 में यहाँ के भवनों के चित्र इकट्ठे करने प्रारंभ किए गए और शोधकर्ताओं ने इन चित्रों का अध्ययन किया। विजयनगर के इतिहास को समझने के लिए इन सभी जानकारियों के अलावा इतिहासकर्ताओं ने विदेशी यात्राओं के वृत्तांत, तमिल, कन्नड़ और संस्कृत में लिखे गए साहित्य का भी सहारा लिया। इस तरह विजयनगर के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत अभियंता और पुरातत्वविद कर्नल कोलिन मैकेंजी ने 1800 में हम्पी के भग्नावशेषों को खोजा था और उन्होंने इस स्थान का व्यापक सर्वेक्षण कर एक मानचित्र तैयार किया था। कर्नल कोलिन मैकेंजी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो आप जान लीजिए दोस्तों, मैकेंजी का जन्म 1754 ईस्वी में हुआ था। ये इतिहासकार, मानचित्रकार और सर्वेयर यानी सर्वेक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। 1815 में इन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया
और 1821 में अपनी मृत्यु तक वो इसी पद पर बने रहे। विजयनगर में शासन तो आप जान लीजिए, विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था और विजयनगर के सेना प्रमुख को नायक कहा जाता था। अब आइए जानते हैं जो शासक और विजयनगर में जो प्रमुख वंश थे उनके बारे में। संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरावीड वंश। तो संगम वंश के बारे में जानते हैं। विजयनगर की स्थापना आप जान लीजिए कि हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा 1336 में की गई थी और हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम संगम था और इन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने वंश की स्थापना की थी। विजयनगर पर सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया था। इनके अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय थे, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया: संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरावीड वंश। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम वंश था और 1485 तक विजयनगर इस वंश के अधीन रहा और इनको सुलु वंश के लोगों ने उखाड़ फेंका, जो सैनिक कमांडर थे, और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुओं ने सुलुओं को पराजित कर विजयनगर पर अपना अधिकार किया था और कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। 1542 में अरावीड वंश ने विजयनगर की सत्ता पर कब्जा किया था। तो ये विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों का क्रम था। सुलु वंश जो है, सुलु वंश के लोग संगम वंश के दौरान सैनिक कमांडर यानी सेनापति थे। संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को हराकर नरसिंह ने अपने शासन की स्थापना की थी। यहीं से सुलु वंश की शुरुआत हुई। तुलु वंश तो आप जान लीजिए, तुलु वंश के प्रथम शासक वीर नरसिंह द्वारा सुलु वंश के अंतिम शासक को हराकर तुलु वंश की स्थापना की गई थी। इसी वंश के दौरान कृष्णदेव राय राजा बने। इन्हें विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है और तुलु वंश के आखिरी शासक सदाशिव थे। लास्ट में विजयनगर पर शासन करने वाला अरावीड वंश था। तो अरावीड वंश तिरुमल द्वारा तुलु वंश के आखिरी शासक को हराकर अरावीड वंश की स्थापना की गई और अरावीड वंश के अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय थे। अब आइए विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 1509 में कृष्णदेव राय ने शासन संभाला और इस दौर को विजयनगर का सबसे समृद्ध और खुशहाल दौर माना जाता है। आप जान लीजिए, कृष्णदेव राय तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। इनका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। इनके शासन की चारित्रिक विशेषता और दृढ़ीकरण था। देखिए, कृष्णदेव राय की शासन व्यवस्था किस तरह से थे। तो कृष्णदेव राय ने विजयनगर की शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया। कई प्रभावशाली क्षेत्रों को जीतकर इन्होंने हासिल किया, जैसे 1512 में रायचूर दोआब, जो कि अब तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र है, इसको हासिल किया। 1514 में ओडिशा के शासकों को हराया। 1520 में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया और कृष्णदेव राय के दौर में राज्य सदैव युद्ध के लिए तैयार रहा। इन्हें आंध्र भोज यानी पूरे आंध्र के राजा की उपाधि दी गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, कृष्णदेव राय ने 1512 में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ भूक्षेत्र, जो कि रायचूर दोआब था, उस पर अधिकार करके अपने राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया। ओडिशा और बीजापुर के शासकों को इन्होंने हराया था। कला और साहित्य के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, प्रतापी राजा होने के साथ साथ वो अच्छे लेखक थे। उन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की, अमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा में और जाम्बवती कल्याणम, ये संस्कृत भाषा में नाटक है। कई बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कृष्णदेव के द्वारा कराया गया और इन बड़े विशाल मंदिरों में गोपुरम यानी विशाल प्रवेश द्वार लगवाने का श्रेय भी कृष्णदेव राय को जाता है। अन्य कार्यों में देखा जाए तो जल की आपूर्ति के लिए कमलपुरम जलाशय का निर्माण भी कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया और कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना भी की थी। व्यापार की क्या दशा थी। तो विजयनगर में सेना घोड़ों पर निर्भर थी। घोड़ों का व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण था। विजयनगर के शासकों द्वारा मध्य एशिया और अरब से घोड़ों का आयात किया जाता था। शुरुआत में ये व्यापार अरब के व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। विजयनगर में रहने वाले घोड़ों के व्यापारियों को कुदिरई चेट्टी कहा जाता था। तो याद रखिएगा, कुदिरई चेट्टी जो है, ये विजयनगर में रहने वाले घोड़े के व्यापारियों को कहा जाता था।
विजयनगर मशालों, रत्नों और वस्त्रों के बाजार के लिए भी प्रसिद्ध था। विजयनगर की जनता समृद्ध थी और यहाँ पर महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग अधिक थी। उच्च व्यापार के कारण राज्य को उच्च राजस्व प्राप्त होता था और इसी वजह से जो राज्य था समृद्ध था। विजयनगर की जल प्रणाली कैसी थी? तो वैसे तो विजयनगर चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ था, लेकिन मुख्य राजधानी विजयनगर जल के स्रोतों से काफ़ी दूर थी। विजयनगर के पास तुंगभद्रा नदी से एक प्राकृतिक जलकुंड का निर्माण होता था और इसी जलकुंड से विजयनगर में पानी पहुंचाया जाता था। हौज तो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी से कुछ छोटी छोटी जलधाराएं निकलती थीं। इन जलधाराओं पर बांधों का निर्माण किया गया था और इन बांधों से पानी को मानव निर्मित जलाशयों की ओर ले जाया जाता था। इन जलाशयों को हौज कहा जाता था। इनमें से एक महत्वपूर्ण हौज या जलाशय था कमलपुरम जलाशय। नहरें, इसके साथ साथ दोस्तों जल की आपूर्ति के लिए कई प्रकार की छोटी छोटी नहरों का निर्माण किया गया था जो विजयनगर के अलग अलग क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति किया करती थीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नहर थी हिरिया नहर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राज्य में और देखिए इन नहरों के द्वारा ही राज्य में खेतों की सिंचाई की जाती थी और सामान्य जनता तक पानी पहुंचाया जाता था। अब आइए जानते हैं विजयनगर का स्थापत्य। विजयनगर का स्थापत्य किस तरह से था उसके बारे में जानना जरूरी है। आप जान लीजिए दोस्तों, विजयनगर के सभी मुख्य प्रशासनिक केंद्र दक्षिण पश्चिम भाग में थे। यहीं से सभी प्रशासन संबंधी कार्य किए जाते थे और इस क्षेत्र में लगभग 60 से अधिक मंदिर मिले हैं जो राजाओं की धार्मिक रुचि को दर्शाते हैं। इसी क्षेत्र में एक विशाल संरचना पाई गई है जिसे राजा का भवन कहा गया है और यहाँ पर 2 प्रभावशाली मंच थे जिसे सभा मंडप और महानवमी डिब्बा कहा जाता था। आप देखिए सभा मंडप क्या था? तो सभा मंडप एक ऊंचा मंडप होता था जो चारों ओर से दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है और इसके बीच में एक गली है। इसके बीच में कई स्तंभ हैं और इन स्तंभों पर इस मंच की दूसरी मंजिल टिकी हुई है। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इनमें सभी स्तंभ बहुत पास पास हैं, इसलिए इनके बीच में काफ़ी कम खुला स्थान बचता है। कम जगह होने की वजह से ही इतिहासकार इस मंडप का कार्य समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि इन स्तंभों के बीच की ये जगह बैठने या किसी अन्य प्रकार की सभा आयोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थापत्य जो है वो महानवमी डिब्बा था। महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है और ये 11,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट तक है और इस मंच के आधार पर कुछ बहुत सुंदर चित्र मिले हैं। इस महानवमी डिब्बा का उपयोग बड़े बड़े मेलों के आयोजन में किया जाता रहा होगा और मुख्य रूप से हिंदू त्यौहार जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा आदि पर इन मेलों का जो है आयोजन किया जाता था। इस अवसर पर धर्म अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता था। इनमें मूर्तियों की पूजा की जाती थी, जानवरों की बलि दी जाती थी और राज्य के अश्व की पूजा की जाती थी। इस दौरान नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा और शोभा यात्राओं का आयोजन भी किया जाता था। त्योहार के अंतिम दिनों में राजा अपने नायकों को सेना का निरीक्षण भी करता था। कमल महल के बारे में जानते हैं तो कमल महल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमल महल कमरे के आकार का एक महल है। इसका ये नाम अंग्रेजों ने इसकी आकृति की वजह से रखा था। यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह मशविरा करता था। मंदिर तो आप जानते हैं कि विजयनगर में जो है मंदिरों का निर्माण कराया गया था। मंदिर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आप जान लीजिए कि इसमें जो प्रमुख मंदिर हैं उसमें हजार राम मंदिर प्रमुख है। हजार राम मंदिर विजयनगर के कुछ मुख्य मंदिरों में से एक है। ये एक विशालकाय मंदिर है और इसकी दीवारों पर रामायण की कथाओं के चित्रों के रूप में उकेरा गया है। इसी वजह से इसे हजार राम मंदिर कहा गया है। विरूपाक्ष मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। विजयनगर के वासियों द्वारा भगवान विरूपाक्ष की आराधना की जाती थी और इन्हें वो शिव का रूप मानते थे। इन्हीं के लिए विरूपाक्ष मंदिर की रचना की गई थी। यह एक बहुत ही विशाल और सुंदर मंदिर है। इसके गोपुरम यानी प्रवेश द्वार अत्यंत विशाल और सुंदर हैं और इसी में पंपा देवी की आराधना भी की जाती थी, जिन्हें शिव की पत्नी पार्वती का रूप माना जाता था। विट्ठल मंदिर एक और महत्वपूर्ण मंदिर है। विजयनगर के वासियों द्वारा भगवान विट्ठल की आराधना की जाती थी और वह इसे भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। इस मंदिर को रथ के आकार में काट कर बनाया गया है। ये अत्यंत ही सुंदर रचना है। विजयनगर और किलेबंदी, तो
तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं दोस्तों, विजयनगर में स्थित किलेबंदी के बारे में जानकारी हमें फारस से आए एक दूत अब्दुल रज्जाक के विवरण से प्राप्त होता है। वो विजयनगर में स्थित किलेबंदी को देखकर बहुत प्रभावित हुआ था। उसके विवरण के अनुसार विजयनगर में 7 स्तरों पर घेराबंदी की गई थी। इस किलेबंदी के अंदर मुख्य शहरों के साथ साथ सामान्य स्थान, खेत और पहाड़ियों को भी घेरा गया था। किलेबंदी के स्तर कौन कौन से थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जान लीजिए, सबसे पहले स्तर पर राजा के क्षेत्र को घेरा गया था, दूसरे स्तर पर प्रशासनिक केंद्र को, तीसरे स्तर पर महत्वपूर्ण इमारतों को, चौथे स्तर पर सामान्य जनता के क्षेत्र को, पांचवें स्तर पर खेतों को, छठे स्तर पर फसलों को और अंतिम स्तर पर सभी पहाड़ियों को इसके लिए जो है इस किले के अंदर घेरा गया था। इस दीवार को बनाने के लिए फनाकार पत्थरों का प्रयोग किया गया था, जिस वजह से वो अपने आकृति के कारण आपस में अटक जाया करते थे और दीवार को मजबूती देते थे। इस किलेबंदी के फायदे क्या थे? तो किलेबंदी के फायदे ये थे कि बाहरी आक्रमण से इस राज्य की सुरक्षा होती थी, किले और फसलों की सुरक्षा होती थी, घुसपैठियों से सुरक्षा थी और इन दीवारों के अंदर अन्नागार बनाए गए थे जहां पर अन्न को संरक्षित करके रखा जाता था। किलेबंदी की कुछ हानियां या नुकसान भी थे, क्योंकि ये अत्यंत खर्चीली व्यवस्था थी और रख रखाव करना मुश्किल था। फसलों की किलेबंदी क्यों की जाती थी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर फसलों की किलेबंदी भी की जाती थी और आप जान लीजिए कि फसलों की किलेबंदी के मुख्य कारण युद्ध की स्थिति में उन्हें दुश्मन की पहुंच से बचाना होता था। किसी भी युद्ध की स्थिति में दुश्मन द्वारा सबसे पहले राज्य की फसलों पर कब्जा किया जाता था, ताकि वह उस क्षेत्र में अपनी सेना का भरण पोषण कर सके। इसलिए विजयनगर द्वारा फसलों की किलेबंदी की गई, ताकि युद्ध की स्थिति में किसी भी दुश्मन के हाथ में वो फसलें न लग सके। इससे दुश्मन सेना के लिए अपना भरण पोषण करना मुश्किल हो जाता था और विजयनगर के लोगों के लिए खाद्य संकट भी उत्पन्न नहीं होता था। विजयनगर में एक देखिए अमर नायक प्रणाली थी। अमर नायक प्रणाली जो है ये विजयनगर में जो इसके शासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। विजयनगर में जो अमर नायक प्रणाली थी ये दिल्ली सल्तनत में उपस्थित एकता प्रणाली से प्रभावित थी। विजयनगर में स्थित सैनिक कमांडरों को अमर नायक कहा जाता था। इन अमर नायकों को राजा यानी राय द्वारा प्रशासन के लिए कुछ क्षेत्र दिए जाते थे। उन क्षेत्रों में स्थित किसानों और व्यापारियों से अमर नायक कर वसूला करते थे और इस कर का कुछ भाग वो अपने उपयोग के लिए रखते थे, अन्य भाग से अपने घोड़ों और हाथियों का रखरखाव किया करते थे। इसका कुछ हिस्सा मंदिर और सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था और बाकी का बचा हुआ राजस्व अमर नायक द्वारा राजा को भेंट में दे दिया जाता था। तो अमर नायक राय द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र था। अमर नायक उन क्षेत्रों में किसान, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से कर वसूलते थे और अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट देते थे। स्वामी भक्ति दर्शाने के लिए दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित रहते थे। 17वीं शताब्दी में इनमें से कई ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए और राजा द्वारा समय समय पर अमर नायकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण भी किया जाता था। इसके अलावा देखिए तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध और विजयनगर साम्राज्य का पतन। तो 1565 में आप जान लीजिए कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण किया। इस दौरान राजा राम राय विजयनगर के शासक थे। वो तालीकोटा में युद्ध हुआ था, इसलिए तालीकोटा का युद्ध इसे कहा जाता है। साथ ही इसे राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जहाँ पर ये युद्ध हुआ वहाँ पर राक्षसी तांगड़ी नाम के छोटे छोटे गांव थे। 3 क्षेत्रों की सेनाओं के साथ एक साथ हमला करने के कारण विजयनगर की सेना इस युद्ध में हार गई और विजयनगर का पतन हुआ। जीते हुए क्षेत्रों की सेना ने विजयनगर को लूटा और धीरे धीरे विजयनगर का पतन हो गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने विजयनगर साम्राज्य और उसकी राजधानी हम्पी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया और ये जो अध्याय था हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसमें हमने विजयनगर के साम्राज्य के बारे में, उसके शासकों के बारे में, वहाँ पर कौन कौन से राजकीय केंद्र, मंदिर, राजकीय क्षेत्र में संरचनाएं, क्या क्या चीज़ें थी, उनके शासकों के बारे में, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में,
इन सभी के बारे में जाना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और जो जानकारी थी ये आपके परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विजयनगर में जो मंदिर थे उनकी विशेषताएं ये थीं कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिरों का निर्माण किया और मंदिरों के रखरखाव और कुशल संचालन के लिए भूमि अनुदान और धन दौलत भी दिया जाता था। और उस समय धार्मिक जो मंदिर होते थे वो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र होते थे। और हम्पी जो है इसकी विशेषता क्या है, तो सन 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। उसके बाद 1980 में विविध प्रकार के अभिलेखनों के द्वारा विजयनगर से मिले जो अवशेष हैं उनके व्यापक प्रलेखन से महत्वपूर्ण परियोजना आरंभ की गई और लगभग 20 वर्षों की अवधि में संपूर्ण विश्व के अनेक विद्वानों ने यहाँ से जानकारी एकत्रित और संरक्षित करने का कार्य किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी था दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बारे में, और इस पर आधारित ये शॉर्ट नोट्स आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें